चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हम लोग इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? और आज की क्लास में हमारा पर्यावरण प्रदूषित जो हो रहे हैं उसमें से एक कारण और है। वह कौची है? एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल का मतलब होता है कृषि रसायन। हमारे पर्यावरण को दूषित करने वाला एक आज और कारण पढ़ेंगे। मतलब जो हम लोग कृषि करते हैं, कृषि करने में जो रसायनों का प्रयोग करते हैं उससे भी हमारा पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। और उसके बारे में आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो सर, कृषि रसायन का जब प्रयोग करते हैं तो क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ता है हमरा पर? क्या ये सोचने वाली बात है? क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा जी? अब आप सोचिए, हम फसलों में हम खाद मसाला का प्रयोग करेंगे। खाद मसाला का प्रयोग करने के बाद जब उससे नए पौधे का निर्माण होंगे, फसलें भले ज्यादा हो जाएगी लेकिन उस फसलें के अंदर क्या हुआ? केमिकल का अंश होगा। अरे होगा। और वह फिर जब उसे काट के घर लाएंगे, उसे बनाएंगे भोजन, फिर खाएंगे, तो कतना रुपई आग उग से कतनों केमिकल खत्म कीजिएगा लेकिन हल्का फल्का मात्रा में उसमें केमिकल का अंश रहेगा और मेरे शरीर के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मेरे शरीर को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। इफेक्ट बोले तो प्रभाव करेगा। और इसका प्रभाव आज के समय में दिखता है। इसीलिए दिन प्रतिदिन हम लोग बीमार होते जाते हैं, जहां तहां के खाना खाने से बीमार भी पड़ते हैं और उम्र भी हम लोग को दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है? कमते जा रही है। देखो तो ये चाह रहा है कि मेरा धान के फसल तगड़ा हो जाए। देखो मार फुफकारा मार ले है कस के। तो ये जब फुफकारा मारेगा तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट तरीके से हो या फिर डिपेंडेंट तरीके से हो, हर हाल में आना इसका रिजल्ट प्रकट जो होगा कैसे ना कैसे प्रकार से मेरे पर होगा, कुछ ना कुछ लक्षण दिखेंगे। आइए अब हम अगली बातें अगर हम बात आपके सामने करें तो एक समय की बात है। कब की बात है सर? सन 1960 ईस्वी की कहानी अब स्टार्ट हो रही है। सन 1960 ईस्वी की एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया? लगा कि बाप रे बाप, इतनी धन संपत्ति लोगों के पास है। पहले के समय में लोगों के पास 100-100 बीघा जमीन रहा करता था और लेकिन खाने के लिए अगर सुबह खाया तो शाम के लिए अनाज तक नहीं रहता था। तो वह 100 बीघा जमीन किस काम का? ऐसा था, माना जाता है। मतलब होता ही नहीं था, जमीन उपजाऊ था ही नहीं अच्छा तरीके से, फसलें अच्छी थी ही नहीं। तो ये सब सोचते हुए लगा बाप रे, इंसान ऐसी भूखा उखा रहेगा तो कैसे जीवन चलेगा। उस समय की बातें अगर हम करें, उस समय क्या 2000 ईस्वी के आसपास की अगर बात कर लो, तो पहले के समय में मड़ुआ या किसी प्रकार के बंजर जमीन में ये उग जाता है, खाद मसाला कम लेता है, तो लोग मड़ुआ की रोटी खा के रहता था। जो जितिया उतिया में आज के समय में हल्का फल्का मात्रा में का रोटी बनता है, मड़ुआ। उसके बाद लोग जो ताड़ के फेदा होता है, ताड़ के फेदवा, कोवा जरा कहते हैं, वो कोवा चूता है बरसात के दिन में, ओकरा आदमी चोभा चोभा खाता था उसे जी। और उसे हम भी खाए हैं। 2000 शायद 7-8 की बात की कर रहे हैं, 7-8 में हम लोग यहाँ तक 4 बजे रातिये के उठ के चल जाते थे लूटे ले। तुम लोग भी जीवन देखा होगा, ज्यादा बुढ़ापा चाहे ज्यादा जवान तुम लोग नहीं हो, चल जाते थे लूटे ले और ले चले लियो 5-6 को तार देख लियो, ऐसे लूटा लूटी होता था। बाप रे बाप, कौन घर से नहीं जाता था उसको लूटने के लिए? काहे कि उसे भोजन लेने के लिए। हालांकि उस समय हम लोग के पास भोजन रहता था, आहार था, लेकिन फिर भी अब लक्षण जो बाप दादा सब दिन करते आए हैं वो तुरंत लक्षण कैसे हट जाएगा? कुछ लक्षण तो दिखवे ना करेगा कछु कछु। तो हम जाते थे और क्या करते थे, लाते थे। तो सबसे पूछती हो हल कि लेनी है ताड़ा चुन के तू? तो हाँ ले लियो। कौन हो, डोमा हो कि हरियनमा हो? अरे बोलते थे। तो कहता डोमा हो, तो डोमा अच्छा रहता है, काला एकदम रहता है, तो आज मीठा लगता है खाने में। और हरियाणा हरियर रहता है तो नहीं अच्छा लगता है। तो कहता डोमा हो, तो ला बेटा ला ला ला। तो 3 गो निकलता और लाठी ओरा से ले लिया, चोभली एकदम उज्जर कर दे, पाको मामा बना दे लिया चोभ चोभ के एकदम। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पूर्वजों का जीवन चला है और वह लक्षण हम लोग में भी हल्का फल्का दिखा है। तो ये सब देखते हुए नॉर्मन बोरलॉग, किनको? नॉर्मन बोरलॉग को लगा कि भाई साहब इतनी जमीनें हैं और फसलें नहीं हो पाती है, हम कुछ ना कुछ उपाय करेंगे और जिससे पैदावार में क्या कर देंगे? वृद्धि करेंगे। इन्होंने क्या किया? किन्होंने? इन्होंने कौन? नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया? इन्होंने दो प्लांट को लिए
दो अच्छे अच्छे प्लांट को लिया, अच्छे अच्छे पौधे की किस्में को लिए और दो अच्छे पौधे की किस्में को लेकर एक नया पौधा का क्या किए, निर्माण किए। एक अच्छे पौधे मॉडिफाइड किए, एक नए पौधे का क्या किए, निर्माण किए। और उस पौधे को निर्माण करने के बाद मिट्टी के उपजाऊ के लिए जब केमिकल और रसायन छीटा गया, केमिकल और रसायन छीटा गया, तो पता चला कि वह पूरा एरिया कैसा आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। मतलब पूरा का पूरा एरिया जो एक समय बंजर लगता था देखने में, वह पूरा एरिया में धान और गेहूं की फसलें बहुत बड़ी बड़ी क्या होने लगी, लहराने लगी। किनकी बात हो रही है, नॉर्मन बोरलॉग की। ये दो पौधे लिए, ये दो पौधों को मॉडिफाइड करके प्रजनन ब्रीडिंग कराए, प्लांट ब्रीडिंग कराए, पढ़े हो ना प्लांट ब्रीडिंग, ये एक दूसरे से मतलब इसका इसका करके, इसका तना इसका करके प्लांट ब्रीडिंग कराए और एक नए पौधे का क्या किए, निर्माण किए। और खाद मसाला देके मिट्टी के उपजाऊ किए, तो दिखा बाप रे बाप, पैदावार में देखो ना इस प्रकार से लहरदार वृद्धि देखने को मिला धान और गेहूं के पौधे में। लगा वाह, पूरा खेत खलियान एकदम हरा भरा लगने लगा, पूरा का पूरा मतलब समझो हरित क्रांति आ गया। अरे आया कि नहीं आया, चारों तरफ हरी ही हरी दिख रही थी। तो इसे किस नाम से जाना गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हरित क्रांति। और इस चीज को देखते हुए तो हमारा भारत का है पीछा रहता भाई। भारत में भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम था, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन सोचे कि अरे बरलौगवा तो बड़ी झकास काम के को हा। इन्होंने भी अपना ट्री का रूल नियम को लिया और उसी प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग कराए। और यहां भी भारत में भी उसी प्रकार से सेम प्रक्रिया के द्वारा भारत में भी एकदम हर एक खेतों में हरियाली दिखा दिए। कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन, एम.एस. स्वामीनाथन। और जिससे हरित क्रांति आ गई। क्या आ गई, हरित क्रांति। ये है आपके नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति को सबसे पहले अगर विश्व स्तरीय पर देखा जाए तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय जनक अगर माना जाए तो किन्हें मानोगे भारतीय जनक, एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर विश्व स्तरीय पर बोले तो नॉर्मन बोरलॉग। ला तो दिए, ला तो दिए, लेकिन उसमें प्रयोग किए जा रहे ये रसायन किसी ना किसी रूपों से यह वायु को प्रदूषित कर रहा था, मिट्टियों को क्या कर रहा था, प्रदूषित कर रहा था। इस भोजन भल ज्यादा मात्रा में उग जाता था, लेकिन जब इसे हम खाते थे तो वह इंडिपेंडेंट तरीके से हमें बीमार कर रहा था, कर रहा है, और ऐसा ही रहा तो करते रहेगा। बात समझ में आई। तो अब तो इसका कृषि रसायन का हम पर क्या दिखने लगा, प्रभाव। क्या दिखने लगा, प्रभाव। तो अब लगा क्या किया जाए भाई, इससे बचने के लिए अब किया क्या जाए। तो इसे बचने के लिए एक ही उपाय है। इसे बचने के लिए आप कौन सी खेती करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या कीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जैविक खेती। क्योंकि आप जब ग्रीन रेवुलेशन लाए, हरित क्रांति लाए, तो हरित क्रांति में जिस प्रकार के आपने पीड़क नाशी, जिस प्रकार के आपने खरपतवार नाशी चीजों का यूज किया, तो चीजों का यूज करने से पर्यावरण हमारा क्या हुआ, प्रदूषित हुआ। तो ये तो अच्छा चीज हुआ नहीं भाई साहब। एक देने उघार तो दूसरा देने कहता है, एक तरफ हम पूरा अगर पहनले हैं दूसरा तरफ पूरा साफ है, तो ऐसा तो कोई फायदा दिखा नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो इसका सही उपचार एक ही है कि आप क्या कीजिए, ऑर्गेनिक खेती कीजिए। ऑर्गेनिक खेती का मतलब जैविक खेती कीजिए। अब जैविक खेती क्या है, जैविक खेती क्या है इसे आप समझेंगे अच्छा से। जैविक खेती वैसी खेती होती है जिसमें कोई भी चीज अपशिष्ट जो बने एकदम 0% बने। अपशिष्ट क्या बने, 0% बने। अपशिष्ट बने ही नहीं, हमारा धान वान बढ़िया से उपजाऊ निकल जाए, उससे खार पतवार भी कुछ भी नहीं बने, मतलब वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, केमिकल तेमिकल का ना प्रयोग करें, तो यह सभी से हमारा पर्यावरण प्रदूषित से क्या होगा, बचेगा। तो हम उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं इसका डेफिनेशन को।
ऑर्गेनिक कंपाउंड एक प्रकार का कैसी प्रक्रिया है? चक्रीय प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? चक्रीय प्रक्रिया, जिसमें 0% अपशिष्ट का क्या होता है? निर्माण होता है। 0% अपशिष्ट का निर्माण होता है। कैसे होता है निर्माण सर? क्योंकि पहला स्टेज में यदि कोई अपशिष्ट बन रहा है या कोई उपयोगी पदार्थ बन रहे हैं तो उसे दूसरा स्टेज में क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। और दूसरा स्टेज में जो कोई पदार्थ अच्छा बन रहा है या खराब बन रहा है उसे तीसरा में क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। तो इससे हमारा वेस्ट जो होता है 0% बनता है और यह एक कैसी खेती कहलाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो जैविक खेती कहलाती है। और पहली बार यह जैविक खेती को देखा गया हरियाणा में। एक हम केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी का मतलब हम पहले ही बोले कि कोई चीज अगर एक्स्ट्रा चीज अगर कोई कहीं कुछ कर रहा है और उसके बारे में अगर हम जान रहे हैं तो वह क्या है? केस स्टडी है। तो एक हरियाणा में केस स्टडी देखा गया। हरियाणा के कहां? सोनीपत में। मारो छोरियों का छोरे से कम छे। मतलब हरियाणा में क्या देखा गया जी? हरियाणा में एक आम इंसान है जिनका नाम क्या है? रमेश चंद्र डागर। देखिए रमेश चंद्र डागर ने कितनी अच्छी जैविक खेती की है। इनकी कहानी देखिएगा। 0% वेस्ट बनेगा इनमें। ऑर्गेनिक खेती यही है कि 0% उसमें वेस्ट मटेरियल बने। देखो इन्होंने क्या किया। सबसे पहले नंबर में जो भी बारिश की पानी आ रही थी, बरसात के दिनों में जो पानियां पड़ रही थी, उन्होंने अपने खेतों के अगल बगल में क्या किए? एक बहुत बड़ा एक गड्ढा खदवाए। बहुत बड़ा क्या किए? गड्ढा खदवाए, जिससे कि बारिशों का सारा पानी उस गड्ढे में क्या हो जाए? जमा हो जाए। और वह पानी तुरंत खत्म नहीं हो जाए। लगभग वह पानी कम से कम तो साल भर चले, मैक्सिमम जो चले। कम से कम वह पानी कितना दिन चलना चाहिए? साल भर वह पानी चलना चाहिए। अब क्या हुआ? इन्होंने सबसे पहले बारिश की पानियों का क्या किया जी? कंजर्वेशन किया, अर्थात क्या किया? जल संरक्षण किया। कौची किया? बारिश के पानियों का। उसके बाद दूसरा नंबर में इन्होंने क्या किए? बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग का मतलब मधुमक्खी पालन किए। तो मधुमक्खी पालन किए तो देखिए क्या क्या फायदा हो रहा है। पहला फायदा क्या हो रहा है जी? शहद मिल रहा है। उसके बाद मोम भी कुछ मिल रहे हैं। और ये मधुमक्खी पालने से अगल बगल जितने भी पेड़ पौधे थे धान और गेहूं के, मधुमक्खी पॉलिनेशन बड़ी अच्छा से करवाता है। और जब पॉलिनेशन अच्छा से होगा तो जाहिर सी बात है पौधे भी अच्छे से होंगे। हम लोग में अगर निषेचन अच्छा से किया जाए तो बाल बच्चे अच्छे से होंगे। यदि पॉलिनेशन अच्छा से होगा तो फसलें भी क्या होंगे? फसलों में आपको क्या वृद्धि होगी? फसलों में भी वृद्धि होगी। और जब जब फसल पानी का डिमांड करेगा तो जो पानी को तुम स्टोर करके रख ले है, बारिश का पानी में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है। अब ये बारिश पानी को इस फसलों में क्या कर रहे थे? डाल रहे थे। तो पैदावार की अर्थात फसलों की क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। कितना फायदा हुआ देखो जरा। शहद भी मिल रहा है, मोम भी मिल रहा है, परागण करवा दिया, फसल भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है, पानी भी नहीं लग रहा है इनको, बारिश का पानी डलवा रहे हैं। अब क्या हुआ सर? अब क्या हुआ? अब ये फसल बन गया, फसलों की कटाई वटाई हो गई, फसलों की कटाई हो गई, धान उन ले चले आए। उसमें जो पराली बच गया, जरा तू नवारी तवारी कहता है, पराली जो बच गया, अष्टबल जो बच गए, पराली नेवारिया तेवरिया जो बच गया, अब उसके लिए इन्होंने एक काम और किया। क्या किया? डेयरी फार्मिंग किया। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होता है? जब आप किसी जीव जंतुओं को दूध देने वाले जीवों कोई मकसद से अगर उस जीव को पालते हैं तो वह क्या है? डेयरी फार्मिंग। चाहे बकरी को पालिए, दूध देने के मकसद होना चाहिए, चाहे आप भैंस पालिए, गाय पालिए, ऊंट पालिए, सब है डेयरी फार्म। जो दूध देता है वो सब डेयरी फार्मिंग है। अब क्या किए? जो भी पराली निकल रहा था इस पराली को लेकर आए और डेयरी फार्मिंग में जो जानवर थे उस पराली को क्या कर दिए? खिला दिए। अब फिर देखो फायदा क्या होने लगा, यहां से दूध मिलने लगा। अरे मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? उसके बाद यही नहीं, अब ये डेयरी फार्मिंग में जो भैंस उस रख रहे थे, अब यह भैंस क्या दे रहा है? गोबर दे रहा है। यह गोबर को एक जगह जमा कर रहे हैं, तो जब जमा कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? खाद भी बन रहा है। एक आध साल जब सड़ जाता है तो अच्छा उर्वरक एकदम यूरिया जैसा औरों से खतरनाक बन जाता है जी, समझ रहा है? एकदम मिट्टी जैसा अगर बन गया ना तो खतरनाक एकदम बन गया, फायदा करेगा नॉर्मल से भी ज्यादा। क्या बन गया? गोबर से खाद बन गया। और गोबर से वो गोबर गैस भी बने ले थे, गोबर गैस से अपना खाना भी बना रहे थे।
उसके बाद ये खाद मसाला को फिर फसल में क्या कर रहे थे, दे रहे थे। अब बताओ कहीं भी वेस्ट मटेरियल आपको यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? कहीं वेस्ट मटेरियल बना? कहीं भी नहीं। मतलब यहाँ पर सर 0% वेस्ट मटेरियल बना है, अर्थात यह एक प्रकार की कैसी खेती हो गई, ऑर्गेनिक। कैसी खेती हो गई? ऑर्गेनिक खेती। तो ऑर्गेनिक खेती क्या है? तो आप कहिएगा वैसी खेती जिसमें 0% वेस्ट मटेरियल बनता हो, वह एक क्या है, कार्बनिक खेती है। और सबसे पहले कार्बनिक खेती करने वाले बताओ इंसान कौन है जी? रमेश चंद्र डागर ने सबसे पहले कैसी खेती की? जैविक। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है? नहीं। अब कहिएगा सर जल संरक्षण से की फायदा हुआ? डीजल में से कर सकते थे। देखो बाबू, डीजल से कर सकता था तुम, लेकिन जब डीजल तुम चालू करता उससे धुआं निकलता, फिर वो पर्यावरण को क्या कर देता? प्रदूषित। समझो, पर्यावरण को फिर क्या कर देता? प्रदूषित। तो आप कहिएगा नहीं सर, तो ठीक है सर, मोटर चालू कर देंगे, लगेगा मोटर चालू कर देंगे, धुआं होबे नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट तरीके से सोचो, जब मोटर आप चालू करेंगे बिजली लगेगी ज्यादा, बिजली लगेगी तो बिजली का खपत ज्यादा होगा, और बिजली खपत ज्यादा जब होगा तो पावर प्लांट जो बिजली वाला ज्यादा, वहां पर कोयला का इस्तेमाल क्या होगा? ज्यादा होगा, और कोयला का इस्तेमाल फिर ज्यादा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे, और वह पर्यावरण को फिर क्या करेगा? प्रदूषित। तो इंडिपेंडेंट तरीके से ना किसी रूप से दिक्कत कर रहा है। लेकिन ऐसे में आप हमें जरा बता दीजिए, कहीं भी वायु पोल्यूशन हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या? मिट्टी प्रदूषण हो रहा है क्या? जल प्रदूषण हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं। कितनी अच्छी खेती है। तो आप कार्बनिक खेती कीजिए, कार्बनिक खेती बोले तो क्या कीजिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तो अच्छी बातें हुई। 1 रुपया कुछ ना तो पानी में डीजल उजल में लग रहा है, और ना ही इनको खाद मसाला में लग रहा है, और खाली इनकम हो रहा है। इन्हें पैसा बच रहा था, जो डीजल चलाते उन्हें का भी पैसा बच रहा है, और इन्हें का भी पैसा बच रहा है। ये दूध को बेच के कमा रहे हैं, खाद मसाला अपने है, समझ रहा है? जानवर उनवर ढेर सारा रख लें, उन्हें बेच के अलगे कमा रहे हैं। अरे कमा रहे कि नहीं? फसल में वृद्धि हो गया, अलगे शहद बेच के अलगे कमा रहे हैं। देखो तो कितना ज्यादा फायदा दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं? किसाने वाले को फायदा है जी, दुनिया भर फायदा दिख गया। तो अब लोगों को लगने लगा दिन प्रतिदिन ये अमीर होने लगे। कौन? रमेश चंद्र जी दिन प्रतिदिन अमीर होने लगे, सोनीपत वाले इंसान। बोले बाप रे बाप, कुछ बात हवे का? ये झोपड़ी से लेकर महल तक बनने का राज क्या है? ये आपकी झोपड़ी से लेकर महल कैसे बन गई? ये आखिरकार राज क्या है? तब इस राज को बताने के लिए इन्होंने, रमेश चंद्र डागर जी ने सूचना प्रसार लगा, ये जो हम काम कर रहे हैं यह काम को थोड़ा बड़े स्तर पर लोगों को भी करना चाहिए। इन्होंने क्या किया? सूचना प्रसार के लिए इन्होंने हरियाणा किसान क्लब खोला। हरियाणा किसान क्लब खोला, और हरियाणा किसान क्लब से लगभग कितने किसानों को जोड़े? 5000 किसानों से जोड़े, और सभी को बताए कि देखिए आप खाद मसाला का यूज करते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण ही नहीं, खाद मसाला का प्रयोग करने से आपके धान उनमें हुआ खाद मसाला का अंश दिखता है, और उसे आप खाते हैं, आपके बच्चों खाते हैं, तो उस पर भी प्रभाव आता है। यह एक अच्छी चीजें नहीं है। और जो अराली पराली होता है उसे आप जला देते हैं, तो जलाने से पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो आप ये काम नहीं करें। आप कैसा काम करें? ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये 5000 किसानों को ये बताए, ऑर्गेनिक खेती कीजिए। समझ रहा है? कौन? रमेश चंद्र डागर इस चीजों को जानकारी लोगों को देने लगे, किसानों ने माने, और इससे वायु प्रदूषित भी क्या हुआ? रुका। समझ रहा है बात को? कितने अच्छे काम किए। बात समझ में आया? तो ये हुई पूरी कहानियां, इनकी पूरी की पूरी सारांश हुआ। बात समझ में आया? चलो अब एक छोटी सी बात हम आपको बता देना चाहते हैं, इसे ध्यान में रखना जरा। नॉर्मन बोरलॉग को क्या माना जाता है हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक? नॉर्मन बोरलॉग को क्या मानोगे? विश्व स्तरीय जनक किन्हें मानोगे? नॉर्मन बोरलॉग को। इन्होंने सबसे पहला जो बनाया था फसल, बाबू क्या बनाए थे? गेहूं। नाम क्या रखे थे? मैक्सिकाना। क्या नाम रखे थे? मैक्सिकाना। और एमएस स्वामीनाथन ने क्या क्या बनाए? गेहूं की 3 किस्में बनाई। सोनालिका, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, सोनालिका। उसके बाद सारावती, क्या बोलेंगे? सारावती। उसके बाद क्या बोलेंगे? सोनारा। सारावती, सोनारा, और कौची? सोनालिका।
और चावल के दो किस्में बनाई, जया और कौची रत्ना। जया और रचना, याद रखना ये सबसे हरित क्रांति आई थी। तो याद रखना चावल में कौची बनाए थे, जया रत्ना, चावल में जया रत्ना, और सोनालिका, सारावती और सोनारा। सोनालिका, अरे एस एस जैसी आ गया तो समझ जाओ कौन है, एस स्वामीनाथन है। एस 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 स्वामीनाथन, एस एस नामी है स्वामीनाथन, तो एस 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 मतलब सोनालिका, सारावती और सोनारा। कोई दिक्कत, ये सब क्या है जी, गेहूं का किस्म है। और ये जया रत्ना क्या है, चावल है। जया रत्ना, इसी समझ में आ रहा है कि जया रत्ना, रतन जैसा लगता है, चावल है, चमचम करता है। कंप्लीट। तो ये हो गए भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन कहलाएंगे, स्वामीनाथन। विश्व स्तरीय कौन कहलाएंगे, ये कहलाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गई बात। लेकिन आज के समय में देखो हम लोग खाद मसाला का भारी मात्रा में बिहार में यूज किया जाता है। और यहाँ तक पहले के समय में होता था कि लोग हाथ से कटाई करते थे, तो नेवारी उवारी बांधते थे, तो जानवर को खिला देते, तो प्रदूषण कम होता था ना। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टर से कटवा दे रहे हैं, कटवा रहे हैं कि नहीं, ऊपर से धन में छोपवा देते हैं, इतना इतना पराली बचता है, अरे बचता है कि नहीं, और उसे क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो उससे पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीजें कभी नहीं हो सकती है। तो ये सब समस्याएं हैं, ये सब लोगों को समझना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ ना कुछ कार्बनिक खेती करोगे तो कार्बनिक खेती बताइए, इसका माल इसमें, इसका माल इसमें, आपने यही ना देखा, इसका उपयोग वाला चीज इसमें डाल दिए, इसका उपयोग वाला चीज इसमें डाल दिए, तो यह एक प्रकार के क्या साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अरे साइक्लिंग प्रोसेस है कि नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं जैविक खेती एक प्रकार का कैसा प्रक्रिया है, चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें 0% क्या बनते हैं, वेस्ट बनते हैं। बात सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक कहाँ का, ये केस स्टडी था हरियाणा के, स्पेशल कहाँ का, हरियाणा के सोनीपत जगह का था। कंप्लीट। अब आइए जरा देखिए, हो गया खत्म वो। अब है रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या है सर, इसे जानने से पहले आप रेडियो एक्टिव के बारे में जानिए। रेडियो एक्टिव की यदि बातें करें तो बाबू यहां पर देखिए रेडियो एक्टिव क्या है, समझना। रेडियो एक्टिव, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव, महंगी महंगी धातुएं हैं ये सब। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव। उसके बाद थोरियम क्या है, रेडियो एक्टिव। रोडियम क्या है, रेडियो एक्टिव, रोडियम क्या हो गए, रेडियो एक्टिव। रोडॉन क्या है, तो रोडॉन भी क्या है जी, रेडियो एक्टिव। ये सब सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव। इस सबसे एनर्जी ज्यादा मिलेगा, एनर्जी क्या होंगे, ज्यादा मिलेंगे। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। 1 करोड़ कोयला को जलाने से जितना बिजली आपको मिलेगा, 1 करोड़ केजी कोयला को जलाने से जितना बिजली आपको मिलेगा, उतना ही बिजली आपको 1 केजी यूरेनियम को जलाने से, अपघटन करने से मिलेगा। सोचो जरा, जितनी बिजली बनाने में 1 करोड़ केजी कोयला की आवश्यकता होती है, वहीं पर केवल 1 केजी यूरेनियम से उतना बिजली उत्पन्न होता है। अब आप बताइएगा, कोयला का इस्तेमाल इतना होगा, प्रदूषण वायु कितना होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। और 1 केजी यूरेनियम है, क्या वायु प्रदूषण होगा। लेकिन भाई साहब, वायु प्रदूषण से एकरों से खतरनाक ही 1 केजी होगा, ओकरों से खतरनाक ये क्या होगा, 1 केजी यूरेनियम होगा। अब कैसे होगा, इसकी बातें हम आपको बताते हैं। देखो, हम आपको बताते हैं यूरेनियम की कहानी। सबसे पहले समझ जाओ, ये इस यूरेनियम को जानने से पहले आपने एक नाम सुना होगा, एक बम का, बम का नाम सुने होंगे, परमाणु बम का, अरे नाम सुने हैं। और आप अमेरिका में 2 बम बने थे, इसका भी आपने नाम सुना होगा, लिटिल बॉय, और आपने क्या नाम सुना होगा, फैट मैन। अरे जानते हो, लिटिल बॉय और फैट मैन, ये 2 बम बने थे, ये 2 क्या बने थे, बम बने थे। समझ आइए, अभी हम स्टार्ट नहीं किए, अभी इस समझ गए, बस कहानी खत्म। लिटिल बॉय और क्या बने थे, फैट मैन, ये 2 क्या बने थे, लिटिल बॉय और कौन जी, फैट मैन, ये 2 बम बनाया गया। और इसमें, इसे बनाने में लगभग कितना केजी यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया, 10 केजी। कितना केजी, लगभग 10 केजी यूरेनियम का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया बच्चे। अब बताओ जरा, 10 केजी यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया। और यूरेनियम की सबसे गंदी चीजें क्या है, देखिएगा, यूरेनियम को यदि हम जलाए ना,
तो जलाने के बाद जब संपूर्ण तरीके से वो ऊर्जा दे दिया, उसके बाद भी वह यूरेनियम हल्का हल्का गैस छोड़ते रहता है, हल्का हल्का बहुत समय तक क्या होते रहता है, गैस छोड़ते रहता है। अब वह गैस जितना छोड़ेगा, जितना लोगों के अंदर जाएगा, उस इंसान के शरीर के अंदर जाके उनके कैंसर का बहुत बड़ा खतरा रहता है। सेल को डैमेज करेगा, यहां तक उसका जनरेशन पर इफेक्ट डाल देगा, उसका पीढ़ियां पर प्रभाव डाल देगा जी। डीएनए पर इफेक्ट डाल देता है, वही होता है जनरेशन पर इफेक्ट डाल देना। समझ रहा है बातों को? इतना खतरनाक होता है कि समझिए ना कि जैसे हम लोग कोयला का देखा है कि इस्तेमाल करते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते करते अब देखें कि अब कोयला जरी मनी धुआं दे रहा है, ऐसे कर रहा है, जरी मन देखते हैं कि हो रहा है, तो कोयला को फिर निकाल देते हैं। तो क्या कोयला को तुम निकाल दिया तो धुआं नहीं रहा है अभी? अरे धुआं रहा है कि नहीं धुआं रहा है? तो वो धुआं रहा है तो पर्यावरण को क्या करा, प्रदूषित करा। अब नया कोयला हम जला दिए और अभी क्या करा, उसको फिर खत्म करवे नहीं किए, तो बताओ वो पर्यावरण को क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। बस वही कहानी यहाँ पर होता है। अब क्या होगा यहाँ पर ही समझिएगा, यहाँ पर कर क्या दिए जाते हैं, इसी प्रकार के क्या किया गया, 10 केजी यूरेनियम डाल के एक बम का क्या किया गया, निर्माण किया गया। निर्माण तो किया गया, और निर्माण करने के बाद लगा भाई इसका ट्रायल कहां करें, इसका ट्रायल कहां किया जाए। आप अमेरिका वालों ने सोचा कि इसका ट्रायल कहां करें, तो इसे ट्रायल करने के लिए इन्होंने लिटिल बॉय को जापान शहर चुना, और जापान शहर की कौन सा जगह, हिरोशिमा, हिरोशिमा। और फैटमैन कहां गिराने के लिए सोचा, नागासाकी। जैसे कि अब इतना खतरनाक, सोचो जरा, 10 केजी का पूरा ये बनाया है लिटिल बॉय, और क्या बनाया है जी, फैटमैन बनाया है। अब इस्तेमाल लगा ना कि अभी तो बना दिए हम परमाणु बम, इसका इस्तेमाल कहां से करें हम। तो इस्तेमाल करने के लिए तो कहीं भी ये गिरा नहीं सकता है, तो लगा कहाँ चेक किया जाए, कहाँ चेक किया जाए, जहां भी गिराएंगे वो तहस नहस हो जाएगा। तो उसी के बीच में जापान के साथ कुछ लड़ाइयाँ झगड़ा चल रही थी, कुछ बातें थी, मित्र राष्ट्र, धूरी राष्ट्र, ये सब की कहानियां है, इतिहास की बातें हैं, वो सब ज़्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, और उसकी जानकारी अभी हमको भूल भी गए, उतना चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनको लगा उसी समय में कुछ ताना तनी हुआ जापान और अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका बोला कि बेटा ट्रायल यही काहे न कर दिया जाए, जो हम बम बनाए हैं या पहला ट्रायल यही मार दिया जाए। अब इन्होंने क्या किया, पहला बम गिरा दिया हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और दूसरा बम 3 दिनों के अंतराल में, शायद जी 6 अगस्त और 9 अगस्त, ऐसा ही 1949 में ये क्या कर दिए, 47 ना जी, 45, ध्यान में तू बोल के 47 39 होना कंफ्यूज कर दिया। हाँ 45 47 की 49 कोची है कि 45 से है, हाँ 47 से शायद है। अरे देख लो ना, कंफर्म हो जाओ वरना दिक्कत हो जाएगा। हालांकि ये हमारा सिलेबस है नहीं, देख लेते हैं थोड़ा सा। उन्नीस सौ 45 है, 6 अगस्त 1945, समझ रहा, 6 अगस्त 1945, और 3 दिन के बाद फिर 9 अगस्त 1945 में गिराया गया ये सारे बम को। इसमें देखो यूरेनियम है, ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब क्या किया, अमेरिका वाला ने आया और अपना प्लेन के नीचे इसको चिपका के लाया, और हिरोशिमा पर खप देकर क्या कर दिया, गिरा दिया। और गिराने के बाद तुमको क्या लग रहा है, जैसे गिरा होगा तो धड़ाम देवर आवाज किया होगा, कि धड़ाम देवर भयानक सजाव किया होगा, पूरा गांव लहक गया होगा, आग उग हो गया होगा, ऐसा हुआ क्या, नहीं। वो गिरने के बाद एक्टिव हुआ, रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम डालल था वो एक्टिव हुआ, और उससे लीक कर गया। लीक जब किया तो उससे गैसें निकलने लगी, विषैली क्या निकलने लगी, गैसें निकलने लगी, और वह गैस बहुत दूरों में लगभग क्या हो गया, फैल गया, पूरा का पूरा हिरोशिमा को लपेट लिया। नागासाकी में जो गिराया वो नागासाकी को पूरा लपेट लिया। और हर एक इंसान के जिस जिस शरीर के अंदर गया, हर एक इंसान, क्योंकि फेफड़ा से ग्रसित हो गया, कैंसर तैंसर, इंसान बचना असंभव था। भयानक विशाल प्रकार से गैसें निकला जी, रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ निकला, वेस्टेज निकला, और हर एक इंसान को क्या कर दिया, एक बार में तबाह कर दिया, पूरा लपेट लिया। कई किलोमीटर की बस्ती को एक झटके में लपेट लिया, और उसमें ऐसे ऐसे लोग मारे गए जिसमें उनका कोई भूमिका ना था लड़ाई झगड़ा में। देखो ना, ऐसे ऐसे लोग बेचारे जहां तहां पड़े गए, केवल गैसें से, इतनी विशाल गैसें उस यूरेनियम को जलने से निकला था। गिरा, यूरेनियम लीक किया एक्टिव होकर, और लीक किया तो धुआं निकला, तो वो उससे पूरा का पूरा कई किलोमीटर तक क्षेत्र में क्या हो गया, फैल गया, और लोग क्या होने लगे, मरने लगे।
तड़ाक तड़ाक मरे, एकदम पूरा एकदम मुर्गावारियन पटपटा के लगता है मुर्गा आया है, बीमारी है, इस प्रकार से मरे, जिसमें किसी का कोई दोष तक नहीं। बताओ जरा इस बच्चे का क्या कसूर हो सकता है? बताओ, ऐसे ऐसे लोग मरे जिसका कोई कसूर इस युद्ध से नहीं था। ऐसे ऐसे लोग पूरा अनाथ हो गए, जैसे तैसे तबाह हो गया पूरा। ऐसी समस्याएं आई, और उसमें से भी कहा जाता है जो बम गिराया गया था उसमें से केवल और केवल 1 से 2 केजी ही यूरेनियम एक्टिव हो पाया था। केवल 1-2 केजी यूरेनियम ही एक्टिव हुआ था, और डाला कितना गया था? अगर बताओ जरा 10 केजी यूरेनियम एक्टिव हो जाता तो क्या हाल होता? समझ रहा है? एक्टिव होता है ना तो उसमें धुआं निकलेगा, एकदम सक्रिय होगा, गैस निकलना नहीं चाहिए, और वो गैस निकल रहा था, और जब गैस निकलेगा तो पर्यावरण को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। ऐसी समस्याएं आने लगी। समझ रहा है? तो अब आप भरोसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि यूरेनियम को जलने से, यूरेनियम को अपघटन से जो विषैली गैसें निकलती है, यह पर्यावरण को क्या करती है? प्रदूषित करती है। अरे इतना भयानक से प्रदूषित की है कि इसका जनरेशन में प्रभाव दिखता है। आज के समय में भी यहाँ के इंसानों में जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। किसी का आँख खराब होगा, किसी का पैर गड़बड़ होगा, अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। जबकि कब की बात है? 6 अगस्त 1945। आवाज देखो कितना हो गया भाई साहब। 45 5 55 हो गया 19, और 27 साल एन 55 20 हो गया, 77 साल से ऊपर हो गया है ना जी। और तब पर भी अभी भी असर दिख रहा है। सोचिए जरा, ऐसा हाल है। अब आइए, हम आपके अब समझ गए होंगे पूरी कहानियां क्या है, ये समझ गए बातों को। तो अब आइए, जब समझ गए तो हमने लेकिन एक बात तो आपको बता दिया कि 1 करोड़ कोयला से जितना ऊर्जा निकलता है बाबू, उतना 1 केजी यूरेनियम से एनर्जी बनेगा, बिजली मिलेगा। तो अब तो सब चाहेगा भाई साहब करने से कोयला तोयला खरीद के लावे, इसी को क्या किया जाए? उपयोग किया जाए। आप कर सकते हैं उपयोग, लेकिन इसका मेंटेनेंस तगड़ा रखिए, कहीं से ये लीक नहीं करे। अगर लीक करेगा, पता चला कि आपने इस प्रकार के पावर प्लांट लगाए हैं, इस प्रकार से पावर प्लांट लगाए हैं, और इसमें पता चला कि भूर हो गया, तो ये गैस इधर निकलेंगे तो लोगों को क्या करेंगे? प्रदूषित करेंगे। देखो ना, ये सब पावर प्लांट जहां लगल रहता है, यहाँ इंसान कितना सेफ्टी से रहता है जी। हल्की सी भी गैस इसके अंदर नहीं जाने, पूरा फिल्ट्रेशन लगे रहता है, एकदम शुद्ध वायु जाना चाहिए। यहाँ तक सिलेंडर लगा के रख ले रहता है कि इंसान में कोई दिक्कत नहीं आए बिजली उत्पन्न करने के लिए। तो सबसे पहला क्या किया गया था यूरेनियम के लिए? सबसे पहला, याद रखना जरा, सबसे पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था कहां? अमेरिका में। कहां लगाया गया? अमेरिका के कौन सा जगह पर? 3 माइल आइलैंड। 3 माइल आइलैंड के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग करके बिजली क्या किया जा रहा था? बनाया जा रहा था। परंतु हुआ यूं कि उसमें पावर प्लांट में कुछ आकस्मिक क्या आ गया? रिसाव आ गया। आकस्मिक रिसाव का मतलब कहीं से कुछ डिफेक्ट हुआ होगा, फटा उठा होगा बॉडी उड़ी, और गैस क्या होने लगा? लीक करने लगा, रिसाव आ गया, जिससे उस क्षेत्र के 14,000 लोग मर गए थे। 14,000 लोग की बेदर्दनाक मौत हो गई थी, केवल रिसाव से। हल्का सा रिसाव हुआ था, उसके कारण 14,000 लोग मरे थे। फायदा तो है भाई साहब, 1 केजी बराबर कहाँ 1 करोड़ किलो केजी कोयला है। फायदा तो है, लेकिन नुकसान आप खुद समझ जाइए कितना भयानक नुकसान है। और ये पर्यावरण को क्या कर रहा है? काफी प्रदूषित कर रहा है। यही तक, यहां ही नहीं, चैनोबिल, अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, चार्नोबिल की अगर बात करते हैं, रूस में पड़ता है। अगर चार्नोबिल की बात करें तो यहां भी पावर प्लांट लगाया गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, परंतु यहां भी क्या देखने को मिला? एक्सीडेंटल हमारा क्या देखने को मिला? लीकेज देखने को मिला, आकस्मिक रिसाव, और यहां भी लोग आवश्यकता से ज्यादा मरे लोग। समझ रहा है बातों को? तो सर, अच्छी चीज तो यूरेनियम है रे बाप, लेकिन ये लीक अगर हो गलो तो ये अच्छा चीज नहीं है। इसकी गैसें लोगों को क्या कर लेगी? जान ले लेगी। आप यूज कर रहे हैं तो जो बेस्ट मटेरियल यूरेनियम बन रहा है उसका आप ठिकाना लगाइए, पर्यावरण में ऐसी नहीं छोड़ दीजिए। तो सर इसका हल अब बताइए। सबसे पहले अब इसका हल क्या होगा, इसके हल को बताइए। तो आइए जरा, इसका हल क्या है? फाइनल हल क्या होगा? फाइनल हल यही है बाबू कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बच जाए, यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं, यूरेनियम का प्रयोग करके आपने बिजली बना लिए, अब बिजली कम मात्रा में बन रहा है, जरी जरी मात्रा में अब बिजली बन रहा है,
तो यूरेनियम को निकालिए और ऐसी नहीं फेंक दीजिए जहां तहां, उसे नहीं फेंकिए। उसे यूरेनियम को आप क्या कीजिए, जो बचा है यूरेनियम अपशिष्ट जो बच गया, उसको आप क्या कीजिए, एक स्टील कंटेनर में क्या कीजिए, पैक कीजिए। एक कंटेनर में क्या कीजिए, डाल लीजिए। और डालने के बाद पृथ्वी के अंदर लगभग आधा किलोमीटर गड्ढा कीजिए, आधा किलोमीटर गड्ढा कीजिए और उसके अंदर ये कंटेनर को क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। वह यूरेनियम धधकते 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 कुछ सालों के बाद इसमें क्या हो जाएगा, बूत जाएगा। जो यूरेनियम एक्टिव है फिर क्या हो जाएगा, बूत जाएगा। तो इससे पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो यूरेनियम का आप प्रयोग कर सकते हैं, फायदेमंद तो है, फायदेमंद तो है, लेकिन सावधानी पूर्वक, थोड़ा रिक्सी इसमें ज्यादा है, मेंटेनेंस पावर ज्यादा है, मेंटेनेंस खर्चा ज्यादा है। अरे है कि नहीं है, ये सब आप कीजिए। जितना मेंटेनेंस खर्चा आप इसमें कीजिएगा उतना में आप कोयला खरीद लीजिएगा। तो आप एनएस से लीजिए चाहे एनएस लीजिए, बतिया तो बराबर पड़ रहा है, समझ रहा बात को। इसीलिए ये नहीं लोग कर रहे हैं। वरना भारत की अगर बात बोले बाबू, भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में यूरेनियम मिलता है। भारत में यह मांगी धातु सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, जिसे परमाणु बम में भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी कभी भारत यूरेनियम निकालने की बात करता है तो तुरंत विश्व के लोग करते हैं, भाई साहब क्या है निकाल रहे हैं, उसको काहे निकाल रहे हैं, मतलब क्या दिक्कतें हुई, उसको रह दीजिए ना, काहे निकाल रहे हैं। जैसे कभी भी अगर लगा कि नहीं भाई साहब यूरेनियम को निकालना चाहिए, भारत ने फैसला किया कि यूरेनियम को निकालना चाहिए, तुरंत विश्व के लोग नहीं रह दीजिए मत निकालिए। उसको बेटा को डर है, समझ रहा है कि यूरेनियम भारी मात्रा में हो, कहीं 4-5 को परमाणु बम बना के एगो दाग दल को अन्य, एगो दाग दल को अन्य, एगो दाग दल को अन्य, तो सारा का सारा विनाश हो जाएगा। समझ रहा है बात को। तो यहाँ पर जब भी यूरेनियम निकालता है तो लोग क्या कर देता है, इस पर बैन लगा देता है कि मत निकालिए। काय निकालिएगा, आप नहीं निकालिए, आप बढ़िया से सुख से रह रहे हैं ना भाई, तो काय हम लोग को टेंशन देते हैं। आप जैसे हाथ लगाते हैं सलाह हमारा दिल धक धक करे लगता है, आराम से रह दीजिए अभी, समझ रहा है। ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। भारत में भी याद रखना, भारत में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और उसका क्या नाम जी, तो याद रखिएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह एक क्या है, न्यूक्लियर प्लांट है, जो कि कहां है जी, भारत में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां का है, इंडिया का यह पावर प्लांट है, जहां यूरेनियम जैसे महंगे महंगे धातुओं का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, बिजली बनाया जाता है। और जिससे जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे, उस वेस्ट मटेरियल की कौची कोयला इंजन फेंक देगा, नहीं, उसे एक कंटेनर में करके लगभग आधा किलोमीटर पृथ्वी के अंदर क्या कर दीजिए, गाड़ दीजिए। और इसी के साथ खत्म हुआ आपका इसका कहानी। किसका कहानी, रेडियो। आपने क्या देखा, रेडियो एक्टिव था, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव से क्या बन रहा है, वेस्ट बन रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बन रहे हैं उसका आप ठिकाना लगा दीजिए, जिससे पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित नहीं होगा। तो रेडियो एक्टिव से कैसे पर्यावरण प्रदूषित होता है और कैसे रोका जा सकता है, इसकी कहानी क्या हो गया, समाप्त। पिछले में आप देखा कृषि रसायन में जो प्रयोग कर रहे हैं उससे कैसे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसका क्या उपाय है, उसको भी हम उपाय बता दिए, सारी कहानियां बता दिए, जैविक खेती करके। इसी के साथ ये दोनों क्या हो गया, समाप्त। अब छोटा सा 2 टॉपिक और है, वनोन्मूलन है, और एक टॉपिक और है, उसे हम कल ही कंप्लीट करेंगे, आज थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करेंगे, रहने देते हैं। कल आपकी कहानी क्या कर देंगे, समाप्त, क्लियर, कल चैप्टर कर देंगे समाप्त, आज रहने दीजिए यहीं तक। चलिए।